गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द आवर चैनल एसएससी जॉब्स। तो दोस्तों हम लोग का 2000 जीके सीरीज चल रहा था, जिसका ये पार्ट थर्ड वीडियो है। पार्ट 1 और 2 को मैंने कल अपलोड कर चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। और इससे पहले हम लोगों ने 1000 जीके सीरीज को भी कवर कर चुके हैं, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। तो वहाँ से जा करके इन सारी वीडियोज़ को आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज हम लोग कवर करने वाले हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉप क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे, वो भी बहुत ही अच्छे से। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम अल्पकालीन प्राकृतिक संकट कौन सा है। तो अल्पकालीन मतलब कि थोड़ी देर के लिए, सबसे कम समय के लिए कौन सा प्राकृतिक संकट होता है, कौन सी घटना होती है सबसे कम समय के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन है बर्फानी तूफान। तूफान हो रहा था तो थोड़ा देर में थोड़ी ना ख़त्म होता है, काफ़ी देर तक रहता है। भूकंप में भी काफ़ी थोड़ा टाइम लगता है। ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसमें भी क्या करता है, लावा बाहर निकलते रहता है काफ़ी समय तक। फिर आता है एक बिजली की चमक। तो बिजली की चमक क्या होती है, कुछ 1 सेकेंड से भी कम समय के लिए क्या होती है, चमकती है, बस खत्म हो जाती है उसके बाद। तो सबसे कम समय के लिए क्या हो जाएगा आपका, तो बिजली की चमक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है। मान लीजिए यहाँ पे अर्थ है, तो इसका क्या कर रहा है, इसके नीचे जो रहता है पिघला हुआ पत्थर उसको क्या कहा जाता है, तो उसको बोला जाता है मैग्मा बोला जाता है। उसको पिघला हुआ पत्थर का जो पृथ्वी के तल के नीचे स्थित होता है उसे क्या बोला जाता है, मैग्मा बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, सरिस्का और रणथंबोर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है। कचिया सरिस्का और रणथंबोर किसका सुरक्षित स्थान है इनमें से। तो यहाँ पे कौन से जानवर सुरक्षित रह सकते हैं, तो बाघ यहाँ पे आपको सुरक्षित रह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी बहुत बार 2 से 3 बार पहले भी मैं बता चुका हूँ। अगर आप इस चैनल पर पुराने होंगे तो आप इस चैनल ऑलरेडी इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको वीडियोज़ की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके और अच्छे से आपको सारे क्वेश्चन नॉलेज अच्छे से आपको हो सके। चलिए यहाँ फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। तो सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, तो पहले ही बोले हैं, जिसको इस चैनल पे अगर पुराने होंगे उनको पता होगा तो क्या होगा, ग्रीनलैंड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। सबसे बड़ा द्वीप समूह तो कौन होता है, ग्रीनलैंड होता है। फिर नेक्स्ट आता है हम लोग का, रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे है। क्या है, रियो शिखर सम्मेलन का संबंध बताना है यहाँ पे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रियो शिखर सम्मेलन किससे संबंधित है, तो जैव विविधता पर सम्मेलन से संबंधित है। किससे किससे संबंधित है, तो जैव विविधता से संबंधित है रियो शिखर सम्मेलन। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी मैंने कल ही कंप्लीट कराया है, तो अगर आप कल का वीडियो देखेंगे तो इसका आपको पता होगा। बीच बीच में पुराना वाला क्वेश्चन मैं ऐड करते रहता हूँ, जिससे कि क्या आपका रिवीजन भी होते रहे, आपको खुद पता चले कि हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए रिपीटेशन इसका हुआ है, आपका रिवीजन भी होते रहेगा। क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार से किस जलाशय से अलग होता है। अंडमान निकोबार से किस जलाशय से अलग होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 डिग्री चैनल। मतलब 10 डिग्री चैनल से क्या होता है, अंडमान निकोबार से क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। 10 डिग्री चैनल से हो जाता है अलग अंडमान निकोबार से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह है। क्या बताना है यहाँ पे, बौना ग्रह बताना है। ऑप्शन है नेपच्यून, टाइटन, एरिस, हाइड्रा। तो इसमें क्या बताना है, बौना ग्रह बताना। तो बौना ग्रह इसमें कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एरिस, जो कि क्या है, बौना ग्रह है। एरिस यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। क्या है यहाँ पे, गैर परंपरागत का बात हो रहा है, तो हम लोग क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, सौर ऊर्जा तो होगा नहीं, वायु ऊर्जा भी नहीं होगा, ज्वार शक्ति भी नहीं हो जाएगा, क्योंकि गैर परंपरागत का बात हो रहा था। हम लोग कौन सा ऑप्शन बच गया, बी बच गया, मतलब कि प्राकृतिक गैस यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या है, गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। ठीक है, मतलब कि ये क्या है, परंपरागत स्रोत है, सिर्फ परंपरागत स्रोत है प्राकृतिक गैस।
बाकी सब क्या है, गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखिए कि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, इसको तो आप वर्ड से ही पकड़ सकते हैं, आप देख लीजिएगा। वह परत जहाँ ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में बिल्कुल कमी नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या बात हो रहा है, तापमान का बात हो रहा है। तो ताप किस में आ रहा है, देखिए यहाँ पे क्षोभ मंडल में ताप आ रहा है, नहीं आ रहा। आयन मंडल में ताप आ रहा है, नहीं आ रहा। मध्य मंडल में ताप आ रहा है, नहीं आ रहा। किस में ताप आ रहा है, समताप मंडल, यहाँ पे ताप आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट। समताप मंडल में क्या होता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी नहीं होती है। मतलब क्या होता है, एक तरह से स्थिर रहता है समताप मंडल में। समताप मंडल किसी संबंधित हो गया, तापमान से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। इससे आप वर्ड से भी आप पकड़ सकते हैं, ताप ताप, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक क्या होता है। क्या बात हो रहा है यहाँ पे, पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक। तो ऑप्शन है यहाँ पे वही जो समुद्र तल पर होता है। सेकंड है जितना समुद्र तल पर होता है उससे कम। थर्ड है यहाँ पे जितना समुद्र तल पर होता है उससे अधिक बर्फ के गलनांक के बराबर। तो यहाँ पे कच्ची का बात हो रहा है, पर्वतीय क्षेत्रों में क्या, पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक का बात हो रहा है, इसलिए हम लोग करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि जितना समुद्र तल पर होता है उससे कम होता है पर्वतीय क्षेत्र में जल का क्वथनांक। क्या हो जाएगा, वहाँ पे क्वथनांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब कि मान लिया कि यहाँ पे आपका घर है, क्या है, मान वो समुद्र तल से आपसे बहुत ज़्यादा नज़दीक है, समुद्र तल के करीब है। और फिर पर्वतीय क्षेत्र क्या होता है, पर्वतीय क्षेत्र ऊंचा जगह होता है कि नहीं। तो ऊंचा जगह पर जाने पर क्या होता है, जल का क्वथनांक क्या होता है, घट जाता है। जल का क्वथनांक क्या होता है, घट जाता है। इसी के थ्रू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जितना समुद्र तल पर होता है उससे कम होता है वहाँ पे जल का क्वथनांक। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे आपको दो तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन क्यों कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है, इसका तो आंसर इसमें आपको मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि लैंड ऑफ द राइजिंग सन किसको, किस देश को बोला जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा जापान, यहाँ पे जापान देश को लैंड ऑफ द राइजिंग सन बुलाता है। चलिए अब क्यों बुलाता है, इसके ऑप्शन की तरफ हम लोग जाते हैं। फर्स्ट है सूर्यास्त होते ही सूर्योदय हो जाता है। सेकंड है जापान में दिन भर सूर्य आकाश में पूरी दिशा में ही रहता है। थर्ड है यहाँ पे चूंकि जापान विश्व में एक ऐसा देश है जो पूर्व में सबसे अंतिम छोर पर है, अतः वहाँ सूर्योदय सबसे पहले होता है। फिर यहाँ पे ये तो आपके करेक्ट यहाँ पे यही लग रहा है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य की किरणें समुद्र के जल से अपरिवर्तित का कर जापान में सूर्योदय को अत्यधिक सुंदर बनाता है। सुंदर बनाने का तो कोई कॉज है ही नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या सूटेबल आंसर लग रहा है कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे होगा, करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जापान क्या है, विश्व में ऐसा देश है जो पूर्व में सबसे अंतिम छोर पर स्थित है, अंतिम छोर पर स्थित है, अतः वहाँ सूर्योदय सबसे पहले होता है। और पूर्व छोर में सबसे अंतिम छोर पर स्थित है, पूर्व में, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, सूर्योदय सबसे पहले होता है। आपको पता ही है कि सूरज किस दिशा में निकलता है, सबसे पहले पूर्व दिशा में निकलता है। तो पूर्व दिशा में सबसे पहले जो देश पड़ेगा वहीं पर ना सबसे पहले सूर्योदय आएगा। तो सबसे अंतिम छोर पे है यहाँ पे, ठीक है, पूर्व दिशा में सबसे अंतिम छोर पे है, इसीलिए सबसे पहले यहाँ पे सूर्योदय होता है, मतलब कि जापान में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, केरल में समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है। क्या है यहाँ पे, केरल में समुद्री तट की रेत में, समुद्री तट की रेत का बात हो रहा है, तो उसमें रेत में क्या पाया जाता है। तो ऑप्शन है कैल्शियम, रेडियम, थोरियम और फिर मैग्नीज, यहाँ पे आपको ऑप्शन है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि समुद्री तट की रेत का बात होता है, रेत में क्या पाया जाता है, सबको पता ही होगा, थोरियम पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। केरल के समुद्री तट में रेत में सबसे ज़्यादा भरपूर मात्रा में, मतलब कि सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, थोरियम पाया जाता है। एक और यहाँ पे पॉइंट आप लोग को जान लेना चाहिए कि थोरियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है, हमारे कंट्री भारत में होता है थोरियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन। ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हम लोग का, हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है, जो हम लोग हिमालय पर्वत का नाम सुनते हैं उसका किस प्रकार का पर्वत है, उसका उदाहरण का बताना। चलिए ऑप्शन है परतदार पर्वत, ब्लैक पर्वत, प्राचीन पर्वत और फिर है अपशिष्ट पर्वत, ठीक है। तो इसके लिए आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। एग्जाम्पल पर देखिए यहाँ पे आपका क्या हिमालय दिया हुआ है, इस तरह हिमालय होता है कि नहीं, हिमालय, ये आपका हिमालय हो गया। तो यहाँ पे जो हमेशा तो इसी तरह ऊपर नीचे तो नहीं रहता होगा, कहीं पर
कुछ दूर के लिए बहुत ज़्यादा इक्वल रहता होगा, मतलब क्या होता है, परत वहाँ पे बना हुआ होता होगा ज़मीन का, वहाँ पे क्या होता है, परत रहता है यहाँ पे, जहाँ पे लोग, हम लोग ऐसा थोड़ी ना कि हिमालय पर लोग नहीं रहता है, जरूर रहता है वहाँ पे। तो क्या होता है, वहाँ पे इक्वल ज़मीन, मतलब बराबर ज़मीन रहता है परत की तरह, तभी तो वहाँ पे कोई रह पाता है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो हिमालय का पर्वत है वो किस तरह का, किस पर्वत का उदाहरण है, तो परतदार पर्वत का उदाहरण है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है, कौन सी नहर है सबसे बड़ी सिंचाई? ऑप्शन है यमुना नहर, इंदिरा गांधी नहर, सिरहन नहर, अपर बारी दोआब नहर। तो यहाँ पे सबसे बड़ी सिंचाई नहर का बात हो रहा है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट, तो इंदिरा गांधी नहर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन है, तो इंदिरा गांधी नहर है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, उन भू आकृतियों को क्या कहते हैं जो पृथ्वी में विभ्रंश के कारण बनती है तथा जिनके कारण एक सतह दूसरी सतह से नीचे चली जाती है? क्या एक सतह से दूसरे सतह से नीचे चली जाती है? क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखिए विभ्रंश के कारण के बात हो रहा है, तो इसका आंसर भी क्या होगा, विभ्रंश से ही रिलेटेड होगा। फिर से आप क्वेश्चन पढ़िए, उन भू आकृतियों को क्या कहते हैं जो पृथ्वी में विभ्रंश के कारण बनती है? क्या विभ्रंश के कारण बनती है? क्या उसका, जिनके कारण एक सतह दूसरी सतह से नीचे चली जाती है, तो उनको आकृति को बताना है। चूँकि भी विभ्रंश के कारण बनती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विभ्रंश घाटी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, समझ में आया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, किसी नक्शों पर ढाल के लिए खींची गई क्या कहलाती है? खींची गई जो रेखा होता है उसको क्या कहता है? तो ऑप्शन है यहाँ पे तल चिन्ह, समोच्च रेखा, प्रपत्र लाइनें और फिर है हैच्योर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसको हैच्योर बोला जाता है, नक्शे पर जो ढाल होता है उसको जो रेखा उस पर खींची जाती है उसको क्या बोला जाता है, हैच्योर बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग का, आपस में जुड़े द्वीप समूह को क्या कहते हैं? आपस में जुड़े द्वीप समूह को, तो ऑप्शन है यहाँ पे जल डमरू मध्य, प्राय द्वीपीय, आर्चीपेलागो, लैगून। चलिए इसको हम लोग थोड़ा ट्रिकी वे से हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे द्वीप का दिया हुआ है, तो द्वीप पर क्या रहता है, लोग रहता है कि नहीं, द्वीप पर लोग मतलब कि हम लोग रहते हैं। वही समूह का बात हो रहा है, तो समूह का मतलब क्या होगा, अगर लोग रहेगा तो उसका कुछ समूह को क्या कहा जाएगा, लोगों बोला जाएगा कि नहीं। यहाँ पे द्वीप पर क्या रहता, कौन रहता है, तो लोग रहते हैं। फिर उनके बहुत सारे अगर समूह मिल जाए, मतलब बहुत सारा लोग आ जाए, तो उसको क्या बोला जाता है, लोगों बोला जाता है कि नहीं। इसको प्लुरल में बहुवचन के रूप में क्या बोला जाता है, लोगों। तो देखिए तो यहाँ पे ऑप्शन पकड़िए, तो लोगों कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर सी में आपको लोगो मिल रहा है कि नहीं, आर्ची पे लागो यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं, लोगो या फिर लागो, यहाँ पे वर्ड हम लोग पकड़ सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, आर्ची पे लागो, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट है हम लोग का, भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कच्चा पदार्थ है? भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कच्चा पदार्थ का यहाँ पे बात हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, कच्चा पदार्थ कौन सा होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, कोयला कच्चा पदार्थ होता है, ठीक है। कोयला के थ्रू क्या करते हैं हम लोग, ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। कोयला के थ्रू हम लोग ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। जनरली आप लोग देखते होंगे कोई भी पावर प्लांट होता है तो क्या होता है, कोयला के थ्रू वहाँ से बिजली सप्लाई होता है, लाइट सप्लाई होता है, या फिर वाटर के थ्रू भी बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हम लोग का, भारतवर्ष में खरीफ की फसल की कटाई वर्ष के किन महीनों में की जाती है? यहाँ पे क्या बता रहा है, खरीफ की फसल, तो क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, सितंबर एवं अक्टूबर के महीने में खरीफ फसल की कटाई की जाती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट है हम लोग का, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र पारिस्थितिकीय अति क्रियाशील स्थल यानी कि हॉट स्पॉट माना जाता है? तो किसको हॉट स्पॉट माना जाता है, तो यहाँ पे हॉट स्पॉट माना जाता है, पश्चिमी घाट को हॉट स्पॉट माना जाता है। भारत का पारिस्थितिकीय अति क्रियाशील स्थल मतलब कि हॉट स्पॉट भारत का माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपको करेक्ट हो जाएगा, पश्चिमी घाट। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे यंत्र से रिलेटेड है। यंत्र से रिलेटेड मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ कि किस यंत्र से क्या चीज़ मापा जाता है, कौन सी यंत्र किस चीज़ से रिलेटेड होता है, उसे भी आप जाकर के प्ले लिस्ट में वीडियो लिस्ट में देख सकते हैं। क्वेश्चन है, बिफोर्ट स्केल यानी कि पैमाना से
क्या मापा जाता है? तो क्या है, बिफोर्ट स्केल से। बिफोर्ट स्केल से क्या मापा जाता है? तो हवा की गति मापी जाती है बिफोर्ट स्केल से। अगर जो मेरे चैनल पे पूरा नहीं होंगे तो वो ऑलरेडी वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि बिफोर्ट स्केल से क्या मापा जाता है, हवा की गति मापी जाती है। फिर नेक्स्ट है हम लोग का, ऊर्जा का वह कौन सा स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है? क्या भूमंडलीय तापमान क्या सबसे कम बढ़ाता है? तो चूंकि यहाँ पे आपको बात हो रहा है तापमान से, तो आप इसको वर्ड के थ्रू भी पकड़ सकते हैं। ताप का बात हो रहा था, देखिए तो ऑप्शन में ताप यहाँ पे कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं, ताप, तापीय। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भूतापीय ऊर्जा वह ऊर्जा स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है। इसके थ्रू क्या होता है, सबसे कम जो तापमान होता है भूमंडलीय तापमान सबसे कम बढ़ता है भूतापीय ऊर्जा के थ्रू। नेक्स्ट है हम लोग का, तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं? किसका? तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिमी निवासी किस नाम से जानते थे? किस नाम से जानते हैं? तो बिग डीपर नाम से जाना जाता है तारामंडल सप्तऋषि को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस में देखा गया? तो हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव तो पता ही होगा, हरित क्रांति किससे संबंधित है, सर्वाधिक प्रभाव इसका किस पर जाता है, तो गेहूं पर जाता है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पड़ता है, तो गेहूं के ऊपर देखा गया है। फिर नेक्स्ट हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन है, बाढ़ के दौरान नदी चैनल के किनारों के साथ बने चौड़ी एवं नीचे किनारबंदी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आप देखते होंगे कोई भी यहाँ पे नदी रहता है तो अलग अलग जगह पे क्या होता है, पानी जहाँ पे निकलने वाला रहता है वहाँ से निकालने के थ्रू क्या रहता है, यहाँ पे बांध एक बनाया जाता है जिसके थ्रू क्या होता है, जो नदी जिस रहते हैं, ये जो नदी में पानी रहता है उसको ब्लॉक कर सके या फिर ज़रूरत पड़ने पर उससे क्या करे, बाहर निकाल सके उस पानी को। तो उसी यहीं पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो नदी के चैनल के किनारों के साथ, मतलब किनारों के साथ जो चौड़ा और नीचे काफ़ी अंदर तक ज़मीन से बना हुआ था, काफ़ी चौड़ा भी होता है, काफ़ी चौड़ा जो बना हुआ होता है उसको क्या बोला जाता है? तो आपको पता ही है, उसको हम लोग जनरली बोलते हैं बांध, मतलब कि उसको बोला जाता है तटबंध, उसको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम लोगों ने इसका पार्ट 3 भी बहुत ही इजी में कंप्लीट किया और फिर इसका पार्ट 4 आपको कुछ ही देर में, मतलब कि 10 बजे आपको मिलने वाला है। तो आप इस चैनल पर ज़रूर बने रहें। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फिर कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो कमेंट में जरूर करके कमेंट ज़रूर करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।